सो काइनेमेटिक्स ऑफ द स्ट्रिपिंग एंड पिकअप रिएक्शंस। तो काइनेमेटिक्स स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिकअप एंड जो स्ट्रिपिंग रिएक्शंस होती है उसको हम सिमुलेट कर सकते हैं, या इन टर्म्स ऑफ नंबर्स की थ्योरी में भी हम लिख सकते हैं कि वी कैन राइट द स्ट्रिपिंग और पिकअप रिएक्शंस इन द टर्म्स ऑफ कि आपके पास एक बाउंड न्यूक्लियस होगा, एक आपके पास प्रोजेक्टाइल होगा। प्रोजेक्टाइल या तो न्यूक्लियन लेके लेके चला जाएगा या न्यूक्लियन देके चला जाएगा, दोनों में से एक इंटरेक्शन तो होगी होगी। सो मान लीजिए जो फर्स्ट 1+2 जो है ये बाउंड न्यूक्लियस है, एंड जो आपके पास जो थर्ड है वो सिंगल है। जो थर्ड जो प्रोजेक्टाइल है वो आपके बाउंड न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करेगा, एंड उसके बाद वो पिकअप करके निकल जाएगा। मतलब 2+3 आपके जो फाइनल एग्जिट पॉइंट होगा वहां से आपका जो न्यूक्लियस है वो निकल जाएगा, एंड वन सिंगल रह जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड दी स्ट्रिपिंग रिएक्शन। सो स्ट्रिपिंग करके वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो गया इसकी 1+2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पिकअप, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पिकअप हो जाएगा, एंड 1+2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये स्ट्रिप हो जाएगा। तो दोनों के विद रिस्पेक्ट टू है पिकअप एंड जो स्ट्रिपिंग होती है एक दूसरे को ऑपोजिट होती है। तो ये अगर इसको न्यूक्लियस मान के चलेंगे, अगर ये आपका प्रोजेक्टाइल हो गया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, तो जो प्रोजेक्टाइल है वो स्ट्रिप हो जाएगा। अगर इसको प्रोजेक्टाइल मान के चलेंगे तो ये पिकअप हो जाएगा। सो दीज आर बोथ आर द सेम, टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। सो parenthesis in the first term denote the bound state of nucleus 1। तो न्यूक्लियस की ये बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है जो ब्रेसिस है। एंड सिमिलरली जो न्यूक्लियस 2 एंड 2+3 लिखा हुआ है, दिस इज आल्सो बाउंड स्टेट। जो न्यूक्लियंस है उसको लिखा हुआ है बेटा। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव द बाउंड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस 2 एंड 3 के रिगार्डिंग एनी वन ऑफ देम मे बी ए सिंगल न्यूक्लियन। तो कोई भी सिंगल न्यूक्लियन हो सकता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो सकता है, तो कुछ भी आप इसके साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट कॉम्बिनेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग। एंड न्यूक्लियस 3 इज इनिशियली फ्री। तो 3 को जो है ये वाला न्यूक्लियस जो है फ्री है। इट मे बी ए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ए प्रोजेक्टाइल, फास्फोरस हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द योर रिएक्शन चैनल। सो न्यूक्लियस 3 जो है वो इनिशियली फ्री है, एंड न्यूक्लियस 1 इज फ्री इन द फाइनल स्टेट। तो 1 में जो है जो न्यूक्लियस 1 है वो फाइनल स्टेट में फ्री हो जाता है। तो फ्री का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बाकी सारा स्टेट ऐसे रहेगा। दस इन स्ट्रिपिंग रिएक्शन, तो अगर आपके पास स्ट्रिपिंग रिएक्शन कौन सी होगी, ड्यूट्रॉन इज द प्रोजेक्ट इनकमिंग पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज द आउटगोइंग पार्टिकल। सो ड्यूट्रॉन अगर ड्यूट्रॉन आपके पास न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसके केस में क्या होगा, प्रोजेक्टाइल जो आपके पास आया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोटॉन स्ट्रिप आउट होकर बाहर निकल जाएगा, एंड उसके बाद आपके पास जो न्यूक्लियस है उसमें मास नंबर 1 बढ़ जाएगा। सो वी यूज 1 इज इक्वल टू प्रोटॉन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 जो है फाइनल स्टेट में बाहर निकल गया, दैट शुड बी बैलेंस। उसमें 1 को हम पी बोल देते हैं। 2 आपके पास न्यूट्रॉन आ गया, एंड उसके पास जो 3 है वो आपके पास न्यूक्लियस आ गया। सिमिलरली इन दी पिकअप, इसमें अगर पिकअप में बात करेंगे प्रोटॉन एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूट्रॉन हो गया, तो वहां पे आपके पास 1, 2 एंड 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास पार्टिकल नंबर आ जाएंगे। तो कौन सा पार्टिकल बैलेंस लेके चल रहे हैं आप, उस पर डिपेंड करेगा कि स्ट्रिपिंग है या पिकअप है। सो एनी अदर एग्जांपल ऑफ द पिकअप रिएक्शन कैन बी कंसीडर्ड। पी अल्फा हो गया, चैनल हो गया, इसको हम चैनल बोलते हैं, पी अल्फा चैनल, सॉरी अल्फा चैनल बोलते हैं, जिसमें आपके पास आउटगोइंग पार्टिकल कौन सा है। ठीक है जी, तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो आपको दे सकते हैं यहाँ पे। सो कंसीडर द रिएक्शन इन द सेंटर ऑफ मास सिस्टम। तो पहली बात स्टार्टिंग में बता देता हूँ बेटा, हम सारे का सारा फिनोमेना जो स्टडी करेंगे इट विल बी इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम है, जो हम सेंटर ऑफ मास हम मान के चलेंगे कि एट रेस्ट रहेगा। इनिशियली द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल 3 इज पी ऑफ आई। तो स्टार्टिंग में आप ये चीज हमेशा माइंड में रखिए कि 1+2 जो है इनिशियल स्टेट में बाउंड है, एंड फाइनल स्टेट में 2+3 आपका बाउंड स्टेट में रहेगा। इसको आपको हमेशा माइंड में रखना है। सो कंसिडर द रिएक्शन इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। इनिशियली पार्टिकल 3 इज फ्री, एंड उसका जो मोमेंटम लिखा जाएगा इट इज पी ऑफ आई। जो फ्री पार्टिकल है उसके थोड़ा सा टेक केयर करके चलेंगे। जो बाउंड स्टेट है उसको हमें मॉडल करना पड़ेगा, एंड दैट ऑफ द बाउंड स्टेट 1+2 इज गिवन बाय माइनस ऑफ पी आई। बिकॉज जो पार्टिकल है हम सेंटर मास फ्रेम में कंसिडर कर रहे हैं, एक साइड से आपका प्रोजेक्टाइल होगा, एक साइड से आएगा आपका टारगेट न्यूक्लियस। तो दोनों ही मोशन में रहेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो एक का जो मोमेंटम होगा पी ऑफ आई, एंड दूसरे का मोमेंटम होगा माइनस पी ऑफ आई, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। फाइनली द मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज पी ऑफ एफ। तो इसमें डायग्राम भी बना रखी है, उसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे।
जो आपका सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है, इसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। सेंटर ऑफ मास आपका हमेशा फिक्स रहेगा। इंसिडेंट पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या है बेटा, इंसिडेंट पार्टिकल, यहाँ पे जो फ्री पार्टिकल है वो इधर से लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, राइट हैंड साइड से आपके 1+2 बाउंड स्टेट वाला जो न्यूक्लियस है वो आ रहा है, उसका मोमेंटम माइनस पी ऑफ आई लिखा। जब दोनों स्ट्राइक करेंगे अल्टीमेटली 1 फ्री हो जाएगा एंड 2+3 की बाउंड स्टेट बन जाएगी, एंड 2+3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम है माइनस पी ऑफ एफ लिखा हुआ है फाइनल स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग। एंड जो फ्री स्टेट में पार्टिकल 1 निकल के गया है उसका मोमेंटम जो है पी ऑफ एफ के साथ लिखा गया है। तो अल्टीमेटली हम इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो फ्री पार्टिकल होगा उसके साथ सीधा सीधा मोमेंटम रिलेट कर दिया, जो बाउंड स्टेट है उसको टिपिकली आपको ज्यूम करना पड़ेगा एंड इसको मॉडल करना पड़ेगा। सो 1+2 स्टार्टिंग में क्या है, 1+2 जो स्टेट है बाउंड स्टेट है, इट इज शेयर्ड बिटवीन दी टू पार्टिकल्स, पार्टिकल नंबर 1 एंड पार्टिकल नंबर 2। तो इनिशियल मोमेंटम कैसे हो गया बेटा, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट का मोमेंटम कंपेयर करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि वन फर्स्ट स्टेट का पार्टिकल का मोमेंटम कितना है, 2 का कितना है, 3 का कितना है। 3 तो आप ऐसा पता कर लेंगे, पी ऑफ आई दे रखा है, लेकिन 1 एंड 2 का आपको पता करना पड़ेगा। अगर m1 इज द मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल एंड m2 इज द मास ऑफ द सेकंड पार्टिकल, तो आपको पता करना पड़ेगा इनिशियल मोमेंटम व्हिच कैन बी ascribed टू 1 and 2 आर गिवन बाय माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू p ऑफ i के रिगार्डिंग आएगा। एंड जो मोमेंटम एसोसिएटेड विद द second particle it will be given by minus m2 divided by m1 plus m2 into p of i। तो ये आपका वेट फैक्टर हो गया जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको लिख सकते हैं बेटा। सिमिलरली फाइनल स्टेट के भी कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या है, फाइनल स्टेट में 1 आपका फ्री हो गया, 2 एंड 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी बाउंड स्टेट है, तो पार्टिकल नंबर 2 इन द फाइनल स्टेट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पी ऑफ एफ के रिगार्डिंग माइनस m2 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m3 एंड पी ऑफ एफ के रिगार्डिंग थर्ड पार्टिकल के रिगार्डिंग माइनस m3 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m3 के रिगार्डिंग ये वाला आ जाएगा। अब देख लीजिए इन दोनों को आप सम करेंगे, इनिशियल स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग तो आपका माइनस पी ऑफ एफ, पी ऑफ आई बनेगा, एंड फाइनल का सम करेंगे तो माइनस पी ऑफ एफ बनेगा, टोटल मोमेंटम फॉर दी बाउंड स्टेट बन जाएगा। तो इनको आप कंपेयर करके देख सकते हैं बेटा। सिर्फ इफ वी डिनोट दी मोमेंटम ट्रांसफर, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें थोड़ी सी रिग्रेस मैथमेटिक्स चलती रहेगी, ये थोड़ा थ्योरेटिकल आर्टिकल है, हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग भी लगे, लेकिन करना तो है ही बेटा, फाइनल एग्जाम में तो यही आने हैं। ठीक है, तो बिकॉज 10 नंबर के आर्टिकल तो आएंगे इस तरह के आपको ये करना ही पड़ेगा। इफ वी डिनोट द मोमेंटम ट्रांसफर व्हिच इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल मोमेंटम, तो मोमेंटम ट्रांसफर कितना होगा इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के बीच में, एंड इसको भी लिखेंगे क्यू ऑफ के रिगार्डिंग फॉर द kth पार्टिकल वेयर k इज इक्वल टू 1 2 3 वी हैव, तो आपके पास मोमेंटम ट्रांसफर कितना होगा, फर्स्ट का पार्टिकल की कॉरेस्पॉन्डिंग मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना था बेटा, फर्स्ट पार्टिकल, जो फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम ये वाला है बेटा। उसके बाद जो फाइनल स्टेट में पार्टिकल है आपका 3, हाँ सॉरी इसमें देखना पड़ेगा, जो इनिशियली आपके पास पार्टिकल है वो बाउंड स्टेट में है, इसका मोमेंटम दे रखा है, उसके इनिशियल स्टेट में थर्ड पार्टिकल फ्री है एंड फाइनल में 1 पार्टिकल फ्री है। तो अगर फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम ट्रांसफर देखना है तो आपको पता होना चाहिए कि इनिशियली फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम कितना था एंड फाइनली कितना है। तो फाइनल स्टेट में पी ऑफ एफ है पार्टिकल का मोमेंटम, एंड 1 इनिशियल स्टेट में हमने इसका कैलकुलेट किया है जो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे दे रखा है। तो फाइनल माइनस इनिशियल यहाँ पे हम करेंगे तो आपके पास मोमेंटम ट्रांसफर आ जाएगा। तो दोनों को माइनस कीजिए, पी ऑफ एफ माइनस ऑफ दिस थिंग माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू pi, माइनस के माइनस आपका प्लस हो जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ पे प्लस साइन इसीलिए डला हुआ है। सो सेकंड पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग जब आप मोमेंटम ट्रांसफर फाइंड आउट करेंगे, जो सेकंड पार्टिकल जो है वो हमेशा ही बाउंड स्टेट में है, चाहे 1+2 है या फिर 2+3 है। तो दोनों के केस में आपके पास बाउंड स्टेट में रहेगा, इसलिए ये वाले नंबर थोड़े से बड़े लग रहे हैं आपको। जो थर्ड पार्टिकल है वो इनिशियली बाउंड है, सॉरी फाइनल स्टेट में आपके पास बाउंड हो जाता है, दैट इज ओके। जो थर्ड पार्टिकल है दैट इज 2+3 इन द फाइनल स्टेट, उसमें आपका पास पार्टिकल बाउंड रहेगा, एंड जो इनिशियल स्टेट है वहां पे आपका फ्री है, इसलिए यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है दैट इज बिगर एज कम्पेयर टू सेकंड नंबर। ठीक है जी, इनिशियल स्टेट में ये क्या है, पी ऑफ आई एस लिखा हुआ है। So because the mass arrangements are not the same in the initial and the final states, दो मास अरेंजमेंट जो है 1+2 एंड 2+3 वो डिफरेंट हो जाता है, दे आर नॉट द सेम,
the reduced masses are to be associated with the initial and final momenta are different. तो आपके पास जो मोमेंट पार्टिकल का मास होगा that will has to be written in terms of reduced mass. reduced mass के टर्म में हम इसको लिखेंगे. तो इनिशियल मोमेंटम के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जो reduced mass आएगा that will be 1 by mu. it will be written in terms of the 1 by m1 plus m2. ये आपकी बाउंड स्टेट हो गई प्लस 1 by m3. अगर फाइनल स्टेट है तो फाइनल स्टेट में 2 + 3 आपके पास बाउंड स्टेट है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास मोमेंट रिड्यूस्ड मास आ जाएगा बेटा. टोटल एनर्जी कितनी होगी बेटा? टोटल एनर्जी आपके पास आ जाएगी, दोनों में स्टेट्स में कांस्टेंट होनी चाहिए. इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो आपके पास क्या आएगा? नीचे स्टेट में आपके पास pi² by 2 म्यू माइनस ई ऑफ 1 2 एप्सिलॉन ऑफ 1 2. यहाँ पे क्या है? ये आपकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी. ये आपकी माइनस इसलिए लिखा हुआ है माइनस ऑफ एप्सिलॉन 1 2 यहाँ पे है, बिकॉज टी प्लस भी लिखना चाहिए था, यहाँ पे माइनस डाला हुआ है बिकॉज यहाँ पे आपकी बाइंडिंग एनर्जी को कॉरेस्पॉन्ड करती है. तो ये बाइंडिंग एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी का रोल यहाँ पे प्ले कर रही है. सो एनर्जी विल बी इक्वल टू p² by 2m प्लस आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी माइनस एप्सिलॉन 1 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है. फाइनल स्टेट में आपकी बाउंड स्टेट 2 3 है, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे लिखी हुई है. तो ये दोनों आपका इसको कंपेयर कर सकते हैं. तो ये काइनेटिक एनर्जी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है जी. तो ये चीज आर द इनिशियल एंड फाइनल किनेटिक एनर्जीज एंड दीज आर द बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल बाउंड स्टेट. द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन क्या रहेगी? क्यू वैल्यू क्या होगी बेटा? आप इसको चेक कर सकते हैं. किनेटिक एनर्जी टर्म्स के कॉरेस्पॉन्डिंग या पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका उनका दोनों का डिफरेंस आ जाएगा. तो ये आपकी क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन हो जाएगी. If the coordinates of the 1 2 and 3 are specified by r1 r2 and r3, अगर आप पार्टिकल जो दे रखे हैं 1 2 and 3 उनके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स जो है उनको आप 1 2 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर के साथ डिनोट करेंगे. देन द सेंटर ऑफ मास आर गिवन बाय. तो सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? सेंटर ऑफ मास के कॉरेस्पॉन्डिंग उन दोनों का अगर 1 2 कॉन्फ़िगरेशन है तो 1 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल R12 उनका सेंटर ऑफ मास रहेगा. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है m1 r1 प्लस m2 r2. अगर रिजिड थ्योरी आपने +1 में ढंग से पढ़ी हो तो आपके पास ये वाला पार्टिकल क्लियर हो जाएगा. सो R23 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 + 3 बाउंड स्टेट है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका सेंटर ऑफ मास आपके ऐसा आ जाएगा. सो सिंस द सेंटर ऑफ मास रिमेन्स फिक्स्ड, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था बेटा कि आपके पास जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो यहाँ पे हमेशा ही फिक्स रहेगा. इसलिए द इंडिपेंडेंट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर बोथ द रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल्स इन द बाउंड स्टेट एंड द डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फ्री पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ मास. तो यहाँ पे दो सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे. एक आएगा आपके पास बाउंड स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग इनिशियल एंड फाइनल की टर्म में, एक 1 2 एंड 2 3 की टर्म में. तो इसके दोनों को आप हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास दो तरह के सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होंगे, दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगे. एक में आपके पास आएगा आपके पास स्टार्टिंग में इनिशियली बाउंड स्टेट कौन सी है 1 2 की, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे r1 माइनस r2 के रिगार्डिंग. फाइनल स्टेट में क्या होगा 2 3, इट विल बी r2 माइनस r3. एंड अगर आप इनिशियल एंड फाइनल की टर्म में लिखेंगे तो ri विल बी इक्वल टू r3 माइनस r12 एंड rf की कॉरेस्पॉन्डिंग r1 माइनस r23. ये दोनों सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होंगे इंडिपेंडेंट, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? हमने यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कंजुगेट मोमेंटम. कंजुगेट मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए आपको सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ही चाहिए होंगे, अदरवाइज आपके रिलेशन वैलिड नहीं रहेंगे. इसलिए हमने यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे चूज किए हैं. These are the set of independent coordinates initially and finally with the condition आपके पास हमेशा प्रेवलेंट रहेगी. यहाँ पे m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 यहाँ पे 0 रहेगी. सेंटर ऑफ मास यहाँ पे अपने रेस्ट पे लिखा हुआ है. ठीक है जी, जिसको हम स्टेशनरी मान के चले. So we can determine the conjugate momenta. मोमेंटम कौन से डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ पे r12 के कॉरेस्पॉन्डिंग p12, r23 के कॉरेस्पॉन्डिंग p23, ri के कॉरेस्पॉन्डिंग p of i एंड rf के कॉरेस्पॉन्डिंग p of f. यहाँ पे कंजुगेट मोमेंटा आप डिफाइन कर सकते हैं. So we can express r1, r2 and r3 in terms of r12, ri and r23 and rf and then obtain p12 and pi from the relations. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? कंजुगेट मोमेंटम को फाइंड आउट कर सकते हैं by using these relations and these numbers. तो कंजुगेट मोमेंटम आप कैसे लिखते हैं बेटा? कंजुगेट मोमेंटम को माइनस योटा एच क्रॉस इनटू डेल ऑपरेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखते हैं. तो ये आपका ऐसे लिखते हैं माइनस अयोटा लिखते हैं. तो ये अल्टीमेटली लिखा हुआ है 1 बाय अयोटा. तो इसका मीनिंग माइनस अयोटा एच क्रॉस यहाँ पे 1 कर दिया ऑटोमेटिकली. कर्ल बाय कर्ल आर जो होता है यहाँ पे हमने इसको ऐसे इंप्लीमेंट किया है. तो कंजुगेट मोमेंटम p12 फाइंड आउट करने के लिए आपके पास इंडिपेंडेंट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स चाहिए जिसमें r12 रहेगा.
तो इसको आप पी ऑफ के कर्ल आर बाय कर्ल आर वन टू के कॉरस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड पैरामीटराइजेशन है जिसको आप इंक्लूड करते हैं। तो पी ऑफ आई के कॉरस्पॉन्डिंग लिखना है, पी ऑफ आई एंड पी ऑफ एफ के रिगार्डिंग लिखना है। ये इनिशियल स्टेट है बेटा, ये इनिशियल स्टेट का मोमेंटम है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग दोनों सेट ऑफ पैरामीटर्स है पी वन टू और पी ऑफ आई के रिगार्डिंग। तो ज्यादा कोई फर्क नहीं है, रिजल्ट सेम ही रहेंगे। ठीक है जी। सो फॉलोइंग दिस प्रोसीजर आप क्या क्या कर सकते हैं, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट के लिए कंजुगेट मोमेंटा निकाल सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है बेटा, इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। So where mu12 and mu23 are the reduced masses for the 1, 2 and 2, 3 bound states and इसके corresponding आपके पास ये सारे के सारे पैरामीटर आ जाएंगे। So इसके corresponding kinetic energy operator क्या रहेगा? Kinetic energy operator in the center of mass system will be given by p square by 2 mu के corresponding आएगा। It will be for the initial state and it will be for the final state। तो इसके corresponding आपके 1, 2 के corresponding लिख सकते हैं, या आप उसके इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट दैट इज पी ऑफ आई के रिगार्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इसी फॉर्म में आपके पास आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसके टर्म में आप लिख सकते हैं। तो आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। सो थ्योरी ऑफ द स्ट्रिपिंग रिएक्शन, तो इसके बाद थ्योरी स्टार्ट हो जाती है बेटा। तो यहाँ से आगे चलेंगे, ये होगी काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स आपको 3 या 4 नंबर में पूछी जा सकती है, 5 नंबर में पूछी जा सकती है। थ्योरी ऑफ स्ट्रिपिंग रिएक्शन काफी लंबा आर्टिकल हो जाता है, इसमें ओनली हम लिमिटेड पोर्शन कवर करेंगे, ज्यादा नहीं, बिकॉज अदरवाइज मिक्सिंग हो जाएगी, बिकॉज स्किपिंग ज्यादा की हुई है। बिकॉज जैसे यहाँ पे अपने आपके पास स्किपिंग हो गई है, बिकॉज आपकी जो रिलेशन है वो ऐसा यहाँ पे ड्राइव नहीं की हुई है, ऐसा फाइनल एक्सप्रेशन लिख दिए गए हैं, तो वैसे ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रिपिंग रिएक्शन एंड पिकअप रिएक्शंस, तो थ्योरी में हमारे पास क्या है, सो द टोटल हैमिल्टोनियन फॉर दिस सिस्टम इज गिवन बाय, तो टोटल हैमिल्टोनियन यहाँ पे कैसे रहेगा, H इज इक्वल टू एस सी प्लस V12 प्लस V13 प्लस V23। तो यहाँ पे कैसे होगा, H जो आपके पास हैमिल्टोनियन होगा इट विल बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ T प्लस V। तो यहाँ पे आपके पास सेंटर ऑफ मास सिस्टम के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास काइनेटिक एनर्जी तो आ गई, ऑपरेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगी, या तो बाउंड स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखेंगे या उसकी इंटरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखेंगे। तो आपके पास 3 पार्टिकल है, 3 पार्टिकल आपस में कैसे कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, या तो फर्स्ट एंड सेकंड इंटरेक्ट करेगा, फर्स्ट थर्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा सेकंड एंड थर्ड आपस में इंटरेक्ट करेगा। तो 3 पॉसिबिलिटीज है पार्टिकल के आपस में इंटरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग, एंड वहां पे आपके पास आएगा 3 तरह की पोटेंशियल एनर्जीज। So where V is the interaction potential has been between the particles indicated by the subscripts. If E is the total energy of the particle, 3 particles in the center of mass frame, then psi is the wave function of the system. Then H of psi it will be written in terms of E of psi. तो ये आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। H of psi, H is the operator, energy operator acting on the wave function. It can be used to obtain the energy eigenvalues corresponding to the wave function. तो यहाँ पे energy eigenvalues हमेशा ही रियल रहेंगे। तो ये वाला हैमिल्टोनियन जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमने जो वेव फंक्शन लिया हुआ है, इफ साई की जगह हमने फाई यूज किया है, फाई 1 2 एंड फाई 2 3 रिप्रेजेंट द वेव फंक्शन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल बाउंड स्टेट्स, देन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई दीज रिलेशंस। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, जो आपके पास हैमिल्टोनियन है ये आपके पास ऐसा दे दिया गया है बेटा। यहाँ पे आपके बाउंड स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग आप लिख सकते हैं, ओनली बाउंड स्टेट लिखा हुआ है, टोटल वेव फंक्शन नहीं है, इसको प्लीज टेक केयर। आपके पास बहुत इनिशियल बाउंड स्टेट कौन सी है, दैट इज 1+2। तो 1+2 के कॉरेस्पॉन्डिंग पी स्क्वायर बाय 2 प्लस वी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये क्या हो गया, टी प्लस वी का कंसेप्ट हो गया हैमिल्टोनियन के रिगार्डिंग। तो इनिशियल बाउंड स्टेट के लिए आपके पास वेव फंक्शन कौन सा है, φ12, दैट इज इसका जो कोऑर्डिनेट्स रहेगा दैट विल बी r12 के रिगार्डिंग। इसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यूज आएंगी दैट विल बी द बाउंड स्टेट एनर्जी दैट इज माइनस एप्सिलॉन 1 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी, एंड अल्टीमेटली जो वेव फंक्शन है वो तो हम लिखेंगे। अगर 2 3 बाउंड स्टेट है दैट इज इन दी फाइनल स्टेट, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी आप ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वी डिनोट बाय काई, सो काई इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के रिगार्डिंग। तो हमारे पास अभी हमने जो लिखा है दैट इज फॉर द बाउंड स्टेट, बाउंड स्टेट के रिगार्डिंग हमारे पास जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अभी हमने फ्री पार्टिकल को इंक्लूड नहीं किया है। जब हम फ्री पार्टिकल को इंक्लूड करेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्री पार्टिकल जो 1+2+3 किया हुआ था, तो थर्ड पार्टिकल हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसके लिए वेव फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे।
तो काई जो है इट इज द वेव फंक्शन ऑफ द फ्री पार्टिकल्स। तो इनिशियल स्टेट में फ्री पार्टिकल 3 है एंड उस जो फाइनल स्टेट में फ्री पार्टिकल क्या है बेटा 1 है। तो इनिशियल स्टेट में हमारे पास वेव फंक्शन ऑफ द फ्री पार्टिकल 3 विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास 1 + 2 इन द इनिशियल स्टेट एंड 1 जो फ्री पार्टिकल है फॉर द केस ऑफ द फाइनल स्टेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2 + 3 फाइनल स्टेट के रिगार्डिंग आ जाएगा। तो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट का आप डिफरेंस हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, तभी आप इसको ट्रेस कर पाएंगे, अदरवाइज आप लॉस्ट हो जाएंगे इसमें। तो टोटल वेव फंक्शन क्या से आएगा? टोटल वेव फंक्शन आएगा जो आपके पास बाउंड स्टेट है इन कपलिंग विद दी फ्री पार्टिकल, जब आप इसको कपल कर देंगे तो टोटल वेव फंक्शन आप लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। So where alpha signifies the complete set of states of the boundary system and the free particle, तो complete set यहाँ पे होना चाहिए। तो फ्री पार्टिकल जो है, फ्री पार्टिकल को यहाँ से आप रिट्रेस कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इंटीग्रेशन, आप यहाँ से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो टोटल वेव फंक्शन से आपके टोटल वेव फंक्शन को यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेव फंक्शन दैट इज द बाउंड स्टेट, उसमें से आप ये वाली इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं बिकॉज टोटल वेव फंक्शन कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्री पार्टिकल। ठीक है जी, तो ये आप क्या यहाँ से निकाल सकते हैं। To obtain the differential equation satisfied by the chi, तो आपके पास जो कि तो obtain the differential equation ये कौन सी equation satisfy करेगा? We note that जो final state का momentum होगा it will be written in terms of minus del square, तो pf square will be written in terms of minus del square, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। p को हम कैसे लिखते हैं? माइनस आयोटा डेल h क्रॉस इनटू डेल के साथ। तो ये सिंपल रिलेशन है, आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर आपका क्या बनेगा? आपके पास माइनस का रिजल्ट दे देगा। वेयर पी ऑफ एफ इज द मोमेंटम कैनोनिकल कंजुगेट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे आप इसके सारे के सारे एक्सप्रेशन वगैरह फिट करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो टोटल वेव फंक्शन कैसे आएगा? टोटल वेव फंक्शन विल बी गिवन बाय फॉर द फाइनल स्टेट r23 एंड rf के रिगार्डिंग, सो इट विल बी रिटन एज p23 के स्क्वायर प्लस 2 म्यू एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग pf स्क्वायर बाय 2 म्यू, जो आपके पास ऑपरेटर लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग, उसके बाद आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, वो सारे का सारा पार्ट आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो टोटल वेव फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है? pf स्क्वायर बाय 2 म्यू ऑफ f माइनस एप्सिलॉन 2 ऑफ 3 के रिगार्डिंग आपने इसको इंप्लीमेंट कर दिया, जो आपके पास बाउंड स्टेट के लिए आती है एंड फाइनल स्टेट के लिए आती है। ठीक है जी, तो आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, तो काफी सारी आपके पास वेरिएशन रहेगी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। अप्लाइंग दी ऑपरेटर्स, इसमें ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसमें ऑपरेटर आप लगाएंगे, ये क्या हो गया? पी एफ स्क्वायर को हम डेल स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं माइनस डेल स्क्वायर के साथ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। उसमें डेल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के रिगार्डिंग आप जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द क्रीज थ्योरम। तो जो इसका सोल्यूशन होगा वो क्रीज थ्योरम के रिगार्डिंग आएगा एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप ये सारे के सारे पैरामीटर इसको रीडिफाइन कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी फ्री पार्टिकल। तो फ्री पार्टिकल यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं v12 प्लस v13 के रिगार्डिंग। तो ये बस इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसमें हम ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, सो इन ऑर्डर दैट द टोटल वेव फंक्शन डिस्क्राइब द रिएक्शन प्रोसेस 1 + 2 से +3, तो आपके पास थर्ड फ्री पार्टिकल है फॉर द इनिशियल स्टेट एंड 1 फॉर द फाइनल स्टेट। तो ये फ्री पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है। द बाउंड्री कंडीशन इम्पोज्ड ऑन द वेव फंक्शन फॉर द फ्री पार्टिकल इज गिवन बाय दिस फैक्टर। ये हमारी बॉर्न अप्रोक्सीमेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है बेटा। तो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन वाला कंसेप्ट हम बेटा नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ज्यादा डोज हो जाएगा इसमें। तो प्लीज इसको एक बार ट्रेस कर लीजिएगा, जहां से नहीं पता चला मुझे एक बार डिस्कस कर लेना बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वी शैल कंटिन्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 17 एंड बॉर्न अप्रोक्सीमेशन दैट इज बटलर थ्योरी। तो बटलर थ्योरी से आगे हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। ये बुक है बेटा रॉयड निगम की, आर्टिकल नंबर ये चैप्टर है मोस्टली आर्टिकल इसका पेज नोट कर लीजिए, ऑलमोस्ट 398 के रिगार्डिंग है इसका। आई डोंट नो, ये डायरेक्ट डायरेक्शन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर होगा 10 के रिगार्डिंग, 11 नंबर है, सॉरी 11 नंबर जो चैप्टर है न्यूक्लियर रिएक्शंस का, पेज नंबर है 405 ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ के पेज नंबर अलग आएंगे, तो और 5-10 पेज स्टार्टिंग वाले खाली होते हैं, सो 405 जो पेज नंबर है उसको चेक कर लीजिएगा पीडीएफ में। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस डायरेक्ट रिएक्शंस का जो चैप्टर है वहां से आपके जो वाला पार्ट कंटिन्यू हो रहा है। सो स्ट्रिपिंग जो स्ट्रिप रिएक्शन एंड पिकअप रिएक्शंस है वो वाला पार्ट, चाहे काइनेमैटिक्स है चाहे थ्योरी है, ये दोनों आर्टिकल यहीं से कवर होंगे। ठीक है बेटा, सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो बताइए।